Hello everyone, welcome to the Future Genius Chemistry classes. This is part 6 for Basic Concepts of Chemistry, class 11. So today we are going to start with laws of chemical combination. तो सबसे पहले देखते हैं ये लॉज आए कहाँ से. सो बेसिकली जब 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट्स वर ट्राइंग टू कन्वर्ट वन सब्सटेंस टू अनदर. बेसिकली वो मेथड्स ढूंढ रहे थे कि हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो क्या करना चाह रहे थे वो, केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शंस करना चाह रहे थे. ठीक है. एंड दे डिड अ क्वांटिटेटिव स्टडी. नाउ व्हाट इज़ अ क्वांटिटेटिव स्टडी? इसका मतलब कि क्वांटिटी के बेसिस पर स्टडी की. तो दे वर फोकसिंग कि जब हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स लेते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है. ठीक है. तो इस स्टडी के बेसिस पे दे मेड सम जनरलाइजेशंस या फिर कंक्लूजन्स बोल सकते हैं जो उनके एक्सपेरिमेंटेशन से निकले. एंड बेस्ड ऑन दोज कंक्लूजन्स उन्होंने कुछ लॉज बनाए जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन में यूज़फुल होते हैं. इवन आज जो हम लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स या फिर रिएक्शंस लगाते हैं वो सब इन लॉज पर ही बेस्ड होती हैं. फाइन. सो लेट्स सी कितने टाइप के लॉज थे. There are 5 laws of chemical combination. Law of conservation of mass, law of constant composition or definite proportions, law of multiple proportions, law of reciprocal proportions, law of combining volumes और Gay-Lussac's law of combining volumes. ठीक है. तो जो ये पहले के 4 लॉज हैं ये तो बात करते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. लेकिन ये जो मेरा 5th है यहाँ पर ये लॉ है, दिस लॉ डील्स विद द वॉल्यूम पार्ट. ठीक है. तो पहले 4 में मास की बात होती है और लास्ट वाला लॉ जो गे-लुसाक्स लॉ के नाम से फेमस है उसमें हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं. नाउ लेट अस स्टडी दीज लॉज वन बाय वन. सो द फर्स्ट लॉ ओवर हियर इज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है. ये लॉ दिया था एंटोine लेवोइजियर ने. He is a French chemist and he gave this law in 1789. Fine. And the law states that during any physical or chemical change, the total mass of products is equal to the total mass of reactants. तो मतलब क्या है कहने का कि कभी भी कोई रिएक्शन हो रही है चाहे वो फिजिकल है चाहे केमिकल चेंज है उसमें जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स वो किसके इक्वल है? मास ऑफ प्रोडक्ट्स के. फाइन. इसी को हम दूसरे सेंटेंस में क्या बोल सकते हैं? दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस. ठीक है. अब इस स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको एक वेरिफिकेशन के थ्रू बताती हूँ. सो दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ. तो यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क है एज यू कैन सी एंड आई हैव टेकन अ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन दिस फ्लास्क. फाइन. और इसके अंदर मैंने एक टेस्ट ट्यूब इमर्स किया है, इमर्स्ड इन टेस्ट ट्यूब इन इट. एंड इस टेस्ट ट्यूब में है मेरा सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन. अभी मैंने इन दोनों को मिक्स नहीं किया है, आई हैवंट मिक्स देम येट. सो बिफोर मिक्सिंग मैंने क्या किया, इस पूरे सेटअप को एक वेइंग मशीन पे रखा. वेइंग मशीन पर रखने पर मुझे पता चला कि इसका मास कितना है. सपोज 10.5 ग्राम्स आया मेरा वेट. ठीक है. अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और नीचे इमर्स किया और मिक्स करवा दिया दोनों सॉल्यूशंस को, NaCl और AgNO3 को जो मेरे रिएक्टेंट्स हैं उनको मिक्स करवाया. एंड आई गॉट प्रोडक्ट. क्या मिला मुझे प्रोडक्ट में? वाइट कलर का एक तो प्रेसिपिटेट मिला, AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट. ठीक है. और सोल्यूशन में पीछे रहा NaNO3. फाइन. तो आपने देखा कि NaCl रिएक्ट किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. फाइन. नाउ माई रिएक्शन हैज़ बीन डन एंड आई विल अगेन वेट दिस पर्टिकुलर सेटअप. फाइन. आई विल वे दिस पर्टिकुलर सेटअप. तो मैंने इसको इस कोनिकल फ्लास्क को जिसमें मेरे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं उसको वे किया और मैंने देखा कि इसमें भी मेरा वेट सेम आया. तो मैंने क्या देखा कि मेरा मास ऑफ रिएक्टेंट्स किसके इक्वल आ गया? मास ऑफ प्रोडक्ट्स के. तो हो गया मेरा वेरीफाई लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास हुई ना. अब एक चीज़ और देखना कि ना ही तो इस वेट में से, इस मास में से कुछ डिस्ट्रॉय हुआ और ना ही इधर कुछ नया क्रिएट हुआ.
राइट। नया ऑफ कोर्स हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा तो क्रिएट नहीं हुआ ना। जितना मास यहाँ पे था उतना ही मास मुझे यहाँ पे मिल गया, तो ना ही तो कुछ डिस्ट्रॉय हुआ और ना ही कुछ क्रिएट हुआ। तो हमारी दूसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पे हमें वैलिड लग रही है कि मैटर जो होता है वो हम ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में। फाइन। अब मेरी रिएक्शन क्या बनती है, AgCl प्लस NaCl गिव्स AgCl सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, यही किया हमने। और सपोज इसका मास x है, इसका y है, इसका A और इसका B। तो अकॉर्डिंग टू माई दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, उनका मास इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। आई होप ये समझ आया होगा आपको। ठीक है, अब मैं फिजिकल चेंज की बात कर रही हूँ, केमिकल चेंज की बात हमने कर ली है। फिजिकल चेंज में सपोज मेरे पास एक बीकर है और उसमें आइस लिया मैंने। ठीक है, आइस क्यूब्स लिए वर्थ 1 किलो। ठीक है, 1 kg की आइस ली। मेल्ट होने पर उस बीकर में क्या बन गया, वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो गया। राइट, तो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गया, फिजिकल चेंज हो गया। देखने का चेंज, फिजिकली जो हमें दिख जाए वो सॉलिड से लिक्विड हो गया। फाइन, पर वेट तो मेरा सेम रहा ना, 1 kg। तो क्या हुआ, इधर भी मास ऑफ रिएक्टेंट किसके रहा, इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो यहाँ पर भी मेरा लॉ वैलिड हो गया। फाइन। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। इधर लिखा है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 grams ऑफ सोडियम क्लोराइड to produce 14.35 grams of silver chloride and 8.5 grams of sodium nitrate if the law of conservation of mass is true। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपनी रिएक्शन लिखूंगी। यहाँ पे क्या लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है विद सोडियम क्लोराइड एंड इट इज गिविंग AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब मैं सिंपली जिसका जितना मास है उसके नीचे लिख दूंगी। तो सिल्वर नाइट्रेट का तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैंने इसको x ग्राम्स लिखा। सोडियम क्लोराइड का मास इट्स गिवन इन द क्वेश्चन 5.85 grams, देन सिल्वर क्लोराइड इज 14.35 grams, सोडियम नाइट्रेट इज 8.5 grams। ठीक है, अब क्वेश्चन में ही उसने बोला है कि ऐसा मास निकालो कि मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू हो जाए। सो आई नो दैट अकॉर्डिंग टू माई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल हो जाता है मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। सो आई कैन सिंपली राइट दैट x प्लस 5.85 grams will be equal to 14.35 grams plus 8.5 grams। right, I can write this thing। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। x is equal to 14.35 plus 8.5 minus 5.85, और इसका जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद उतना मास मैं लेने वाली हूँ सिल्वर नाइट्रेट का, और उतना मास लेने पर मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। फाइन, एक और न्यूमेरिकल करते हैं। सो द न्यूमेरिकल इज इफ 6.3 grams ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट बोला है मैंने, देखो अगर सिर्फ Na2CO3 होता तो ये होता सोडियम कार्बोनेट। जब HCO3 आ जाता है तो वो बाइकार्बोनेट हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आर एडेड टू 15 grams ऑफ एसिटिक एसिड सोल्यूशन। द रेसिड्यू बेसिकली हमारा प्रोडक्ट ही होता है, जिसमें गैशियस प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते, सिर्फ सॉलिड और ऑलमोस्ट सॉलिड और लिक्विड भी हम ले लेते हैं उसमें। ठीक है, तो कलेक्टिवली उसको हमने रेसिड्यू बोल दिया। इज फाउंड टू वेई 18 grams। What is the mass of carbon dioxide gas released in the reaction? CO2 गैस का मास निकालना है, तो वही मैं अपनी रिएक्शन लिखने वाली हूँ सबसे पहले। सो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH, क्या देगा ये मुझे, इट विल गिव सोडियम एसीटेट। फाइन, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। वेट,
यस, ठीक है। तो इसको तो उन्होंने बुलाया है रेसिड्यू, ठीक है। ये है गैशियस स्टेट में, सो इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द रेसिड्यू, फाइन। तो अब मैं मास लिखने वाली हूँ सबका। सोडियम बाइकार्बोनेट 6.3 ग्राम्स, एसिटिक एसिड 15 ग्राम्स, रेसिड्यू 18 ग्राम्स, और जो निकालना है उसको मैंने x ले लिया, फाइन। अगेन अकॉर्डिंग टू माई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी, मास ऑफ रिएक्टेंट्स will be equal to mass of products. Now I can write 6.3 grams plus 15 grams will give me 18 grams plus x. I'll simply solve it. कितना आएगा देख लेते हैं। 21.3 grams, ये 18 ग्राम्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो 21.3 माइनस 18 ग्राम्स विल गिव मी द अमाउंट ऑफ CO2 एंड दिस कम्स आउट टू बी एज 3.3 ग्राम्स, ठीक है। तो मेरा ये आंसर आ गया। तो दिस मच 3.3 grams of CO2 gas will be released in the reaction, fine. So these kinds of reaction can come from this particular law. Okay, so there's a limitation to this law now. It is asking कि why law of conservation of mass is better to be called as law of conservation of mass energy, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है। बेसिकली इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन्स थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, हमें एक इक्वेशन मिलती है इस थ्योरी से। क्या है वो इक्वेशन? E इज इक्वल टू mc², जहाँ पे E क्या है? एनर्जी है, m मास है, और c स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत बड़ी वैल्यू है, 10⁸, ठीक है। तो इस इक्वेशन ने हमें क्या बोला बेसिकली, कि जो मेरी एनर्जी है और मास है वो इंटर कन्वर्टेबल है। क्या बोला? एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल। अब इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब क्या हो गया, कि मेरा कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और सिमिलरली एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। अब जैसे हमारी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, उसमें हीट रिलीज या फिर एब्जॉर्ब होती है, फाइन। तो वो हीट क्या होती है? दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होता है ना, वो इक्वल नहीं आता मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। क्यों? क्योंकि अब कुछ एनर्जी रिलीज हो चुकी है। तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल है? वो एनर्जी भी तो आई। तो क्या होता है बेसिकली कि कुछ मास रिएक्टेंट्स में से कन्वर्ट हो चुका है एनर्जी में, ठीक है। तो हम इसको कलेक्टिवली क्या लिखते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट सिर्फ मास ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं, जो एनर्जी रिलीज हुई है उसके भी इक्वल है, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स का ही मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। और ये हमें कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन किसने बताया एनर्जी और मास का? आइंस्टाइन्स की रिलेटिविटी थ्योरी ने, फाइन। लेकिन ये चीज़ कहाँ पे वैलिड होगी ये देखेंगे। फॉर ऑर्डिनरी रिएक्शंस ये बोलते हैं कि मास चेंजिंग टू एनर्जी इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। ऑर्डिनरी रिएक्शंस के लिए ये वाली चीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, when energy of order of 9 × 10⁷ kilojoules is produced in a reaction, the corresponding loss in mass is only 0.001। बहुत छोटा नंबर है। तो ऐसे केसेस में हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। क्यों निगलेक्ट किया ये भी देख लो, क्यों इतना छोटा मास आया। मास को मैं इस इक्वेशन के हिसाब से लिख सकती हूँ E/c², राइट। और c मैंने आपको बता ही दिया था कितना बड़ा नंबर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब इतना बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ऑब्वियसली मेरी पूरी वैल्यू क्या आने वाली है? बहुत छोटी आएगी, ठीक है। तो मेरा आंसर ऑब्वियसली निगलेक्ट कर सकती हूँ मैं इस केसेस में, ऑर्डिनरी रिएक्शंस में ये वाला कंसेप्ट, फाइन। अब ये वैलिड कौन से रिएक्शंस में करूँगी मैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। जो हमारी न्यूक्लियर फिजन होती है या फ्यूजन होती है, इसमें एनर्जी जो रिलीज होती है ना, दैट इज़ वेरी लार्ज, ठीक है। तो इस केस में हम अपना ये वाला कॉन्सेप्ट इग्नोर नहीं कर सकते, फाइन। ऐसे केसेस में मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल नहीं आता टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स,
ठीक, इस केस में हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस energy, because some mass from the reactants has been converted into what, this energy over here. ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम इसको इक्विवेलेंट किसके रखें, प्रोडक्ट्स के मास और एनर्जी के. फाइन, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ बेटर टू कॉल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी. इन दोनों को कंसिडर करना ज़रूरी है. फाइन, सो दिस वॉज द लिमिटेशन, जिसका मॉडिफाई करने के बाद क्या नतीजा निकला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी ओनली फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शंस. फाइन, नाउ मूविंग ऑन टू द अदर लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस. ठीक है, ये लॉ दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में. ही इज़ ऑल्सो अ फ्रेंच केमिस्ट एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज J.L. प्राउस्ट. ठीक है, तो लॉ क्या बोल रहा था वो देखते हैं. अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट. क्या बोल रहे हैं ये, कि एक प्योर कंपाउंड होता है, उसको हम किसी भी फॉर्म में ले लें, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं, सेम एलिमेंट्स जो होते हैं, वो कंबाइन होते हैं एक सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन में. फाइन, अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं. मेरे पास यहाँ पे 1 मोल है वाटर का, इधर मैं हाइड्रोजन का मास देखूंगी और ऑक्सीजन का. वेट क्यों देख रही हूँ मैं, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट है, तो इसलिए मैं इन दोनों का वेट देखूंगी. सिमिलरली मैंने 2 मोल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट देखना है, फिर 3 मोल्स में देखना है. ठीक है, इधर 1 मोल वाटर में हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम्स, ऑक्सीजन इज 16 ग्राम्स, राइट. इधर मेरा हाइड्रोजन 4 ग्राम्स है एंड ऑक्सीजन इज 32 ग्राम्स एंड हेयर 6 ग्राम्स एंड 16 3 ज़ा 48 ग्राम्स. फाइन, इसको जब मैं सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो आई कैन राइट 1:8, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हो गई. सिमिलरली 4 और 32 को सिंपलेस्ट रेशो में करती हूँ तो फिर से 1:8 आ जाता है, क्योंकि आई नो दैट 8 4 ज़ा 32, राइट. सिमिलरली यहाँ पे भी मैं 1:8 में आ गई जब मैंने सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट किया. तो मैंने देखा कि चाहे मैं किसी भी फॉर्म में अपना वाटर ले लूँ, ये एक प्योर केमिकल कंपाउंड है, हर एक बार मुझे ये 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं, है ना. तो एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन करेगा सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट. और ये मैंने आपको इस एग्जांपल से समझा दिया. समझ आया. तो कोई भी सोर्स हो, प्योर केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट रेशो में ही कंबाइन करेंगे. वाटर में चाहे जहाँ मर्जी से वो वाटर आया हो, कोई भी सोर्स हो, हमेशा हाइड्रोजन 1 पार्ट होगा उसमें और ऑक्सीजन का 8 पार्ट होगा, 8 पार्ट्स बाय वेट. फाइन, ओके. नाउ दिस पर्टिकुलर लॉ हैज सम लिमिटेशंस. क्या लिमिटेशंस हैं, कि पहला लिमिटेशन ये है कि ये लॉ आइसोटोप्स के केस में फेल हो जाता है. अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, ऐसे ही कार्बन 13 भी होता है. ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया कि मेरा मास नंबर तो डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर इन एलिमेंट्स का सेम है. सो दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज आइसोटोप्स. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं. फर्स्ट कार्बन में कार्बन 12 है और दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड में मेरा कार्बन 14 है. तो यहाँ पे कार्बन का कितना मास होगा, 12 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन इज 2 O2 है तो 16 2 ज़ा 32 ग्राम्स हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही इधर कार्बन का मास इस केस में 14 ग्राम्स है और इधर ऑक्सीजन तो 32 ग्राम्स ही रहने वाला है. फाइन, व्हेन आई सॉल्व दिस मेरा आंसर क्या आता है, मैं इसको बेसिकली क्या कर रही हूँ, वही सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करने वाली हूँ इन दोनों को. ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा. 12 अगर 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, इधर आया 16 और 3 और 8. तो ये मेरी सिंपलेस्ट रेशो बन गई 3:8.
ठीक है। इस केस में अगर 2 से डिवाइड करती हूँ तो 7 आएगा और इधर आ गया 16। इसको फर्दर तो मैं नहीं कर सकती, तो इस केस में मेरी 7:16 आया। तो इधर आया 3:8 और इधर आया 7:16। तो मैंने देखा कि मेरा लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं आ रहा, ये दोनों रेशियोज सेम नहीं हैं। तो आइसोटोप्स के केस में आई कैन से दैट माई लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है। दूसरी लिमिटेशन है इन केस ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट आ जाते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर केस में है। एलिमेंट्स में कंबाइन इन सेम रेशो, रेशो तो इनका सेम है बट कंपाउंड फॉर्म्ड इज डिफरेंट। ठीक है। तो ये एक प्योर कंपाउंड नहीं हुआ ना, क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ों में हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हो सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमने सेम लिया और रेशो भी सेम ली, लेकिन स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो गया ना। तो ऐसे केसेस में भी ये क्या हो जाता है, लॉ हमारा फेल हो जाता है। ठीक है। जैसे C2H6O में अल्कोहल भी बन सकता है इससे और ईथर भी बन सकता है। ठीक है। तो ये कंबाइन तो सेम रेशो में हुए लेकिन कंपाउंड तो डिफरेंट बन गया। ठीक है। तो ये 2 केसेस हम याद रखेंगे। दिस वॉज माई सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ constant composition or definite proportions. Fine. So this was all for this video. बाकी के laws next video में देखेंगे. So comment for your doubts and for the PDF of notes.